हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो जो बहुत ही खास होने वाली है, ये उनके लिए बहुत खास होगी जो कि नीट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर के 90 तक ये बहुत ही खास होने वाले हैं। और एग्जाम में हम आशा करते हैं, आपसे या वादा करते हैं कि लगभग 60 से जो 65 क्वेश्चन है, 65 जो क्वेश्चन होंगे वे एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। यदि आप एग्जाम में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जिससे आपको बिल्कुल सही हो जाए, तो आप वीडियो में स्टार्टिंग लास्ट तक जरूर बने, बीच में स्किप ना करें। यदि ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएंगे और जो हमने वादा किया आपसे 60 से 65 क्वेश्चन का, वे आपके नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे नहीं तो आप उन्हें कैसे सोल्व कर पाएंगे। इसलिए सबसे मेन है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपके ये लगभग जो 60 से 65 क्वेश्चन है आपके, ये आपके कंप्लीट हो जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल केपी बायोलॉजी क्लास में, जिसमें कि हम आज आपके लिए लेके आए हैं नीट 2026 बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लगभग जो 90 क्वेश्चन लेके आए हैं, वो हमने वादा किया है कि लगभग 90 में से 60 से जो 65 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 65 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेकिन बस एक बात और ध्यान रखना है, जो मैं पहले ही कहा है, यदि आप चाहते हैं कि लगभग आपके 60 से 65 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हो और आपके एग्जाम में आप 60 से 65 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर पाएंगे से जो मिलेंगे आपके पास में, तो आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो के स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर बने रहना होगा। जैसे क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है हमारे पास में, ये कहता है कि विच सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन इट्स ऑन डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल। ये कहता है कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग है जिसके पास में खुद का डीएनए होता है और जेनेटिक जो मटेरियल आपका डीएनए है वो होता है, प्लस राइबोसोम्स होता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है और वैक्यूल्स है। तो आपको बताया आपके पास में कि जो आपका सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें के पास में खुद का क्या होता है, खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। तो बताइए, आपको मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसके पास में खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। गोल्गी बॉडी आपके पास में होगा, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया। तो बताइए जल्दी। देखिए, हम आपको बताएं कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके पास में खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स होता है, ध्यान रखना है, उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक होता है प्लास्टिड होता है। क्या होता है, प्लास्टिड है। क्या है, प्लास्टिड, जिसके पास में खुद का क्या होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे यहां तक का ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है पास में, सेकंड कहता है, ये कह रहा है कि which plant tissue is responsible for secondary growth in plants। ये कहता है प्लांट में वह कौन सा टिश्यू आपके पास में होगा जो क्या कर रहा है, जो प्लांट की सेकंड ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन आपके हैं, क्या समझना। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक, तीसरा आपका लेटरल मेरिस्टेम और चौथा आपका होगा पैरेन्काइमा। देखिए चीज ध्यान रखना है, आपका पैरेन्काइमा है ये आपका ग्रोथ में नहीं है, ये आपका परमानेंट टिश्यू का पार्ट हो गया, तो ये तो आपका होने वाला नहीं है। अब बचे कौन से आपके पास है, बचे आपके पास तीन बचे हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। आपने जब पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि प्लांट आपके पास, प्लांट जो टिप होते हैं छोटे, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या मिलता है, आपका मिलता है एपिकल मिलता है। क्या मिलता है आपका, एपिकल होगा। ठीक हो गया। आप बात करें आपके पास में, यहाँ पे हम इसी प्लांट स्टेम की मोटाई बात करें, यहाँ मिलता है, यहाँ कौन सा मिलता है, यहाँ आपका मिलता है, कौन सा मिलेगा, लेटर मिलेगा आपके पास में। और यदि नई ब्रांच निकलते हैं, यहाँ कौन होता है, यहाँ आपका होता है इंटरकैलरी होता है। कौन होता है, इंटरकैलरी। तो पूछा गया आपसे, पूछा गया आपके पास में है कि प्लांट का कौन सा टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए होगा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होगा। तो ध्यान रखना है, उसके लिए आपका जो होता है वो कौन है आपका, वो है आपका क्या है, वो चाहिए आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा होगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो प्लांट की सेकेंड ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स क्लियर है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि विच हार्मोन्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग्स।
देखो ध्यान से, ये क्या पूछा गया क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे टीजीटी पीजीटी हो गया है, और आपके नीट में भी ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है कौन सा होता है, ध्यान समझना चीज के लिए। ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल और थायरोक्सिन। ठीक है, तो ध्यान रखना पास में जो हार्मोन्स, जो क्या कहता है स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, कौन सा होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, ध्यान रखना है, वो आपको बताना होगा। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जो लिख के बताएं। और एक बात और, आप हमें कमेंट करके लास्ट में जरूर ये बताना कि आपको जितने हमने क्वेश्चन आज कराए हैं उसमें से आपने कितने क्वेश्चन अपने आप सही कर चुके हैं। ठीक है, यानी आउट में से मान लीजिए हमने आपको 90 क्वेश्चन कराए हैं सपोज, या 20 क्वेश्चन कराए हैं, तो 20 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं वो जरूर बताएं। ठीक है, दूसरा आप ये बताएंगे जितने हम क्वेश्चन कराए हैं कि कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए हैं, इससे आपको खुद मालूम हो जाएगा कि आप कितनी प्रिपरेशन हो पाई है और कितनी नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें पहले कहा था कि हम आपसे वादा कर रहे हैं कि यदि आप क्वेश्चन को ध्यान समझे करेंगे तो इनमें से कम आपके 60 से 65 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, जो हम आपसे वादा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना होगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब पूछा गया, क्या पूछा गया, पूछा गया आपसे है कि स्ट्रेस जो हार्मोन्स आपका है वह कौन सा होता है। तो आपको बताया है कि जो स्ट्रेस आपका हार्मोन्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कौन सा है, वो आपका है कोर्टिसोल होता है। कौन सा होता है, कोर्टिसोल जो आपका है उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। जैसे हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कहता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर, कि हमारे माइंड का वो कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी में बैलेंस करता है, ये संतुलन है, और जो मुद्रा अवस्था होती है पोस्चर कहते हैं, विराम अवस्था होती है, ध्यान रखना है, उसमें क्या कहता है, उसमें हेल्प करेगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में, ऑप्शन आपके हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास में है। ऑप्शन नंबर 1 सेरिबेलम, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा होगा मेडुला ऑब्लिगाटा, चौथा आपका होगा हाइपोथैलेमस। तो हम आपको बताएं कि हमारी बॉडी में ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी में पोस्चर करता है और बैलेंस का काम करता है। तो ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पार्ट आपको कौन होगा, वो होगा आपका सेरिबेलम होता है। कौन सा होता है, सेरिबेलम ही वो पार्ट है जो क्या कहता है हमारी बॉडी को बैलेंस करेगा, और जो पोस्चर स्टेज के एक कहते हैं विराम अवस्था होती है, ठीक है, वो क्या कहता है, वो प्रोवाइड हमें, या कहें कि कंट्रोल करने का आपका यही करता है। कौन करता है, वो सेरिबेलम करेगा। कौन करेगा, सेरिबेलम। इसलिए ऑप्शन नंबर का बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक चलते हैं। 5 क्या कह रहा है, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्विलेटरल प्लेट। ये कहता है कि माइटोसिस की किस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होते हैं वे क्या है, इक्विलेटर प्लेट, जिसे कि हम विषुवतीय तल कहते हैं, पर पा जाते हैं या पहुंचते हैं। ऑप्शन आपके हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो आपको बताना होगा कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसकी कौन सी स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र जिसे कहते हैं, वे इक्विलेटर प्लेट पर होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास में, तो आपको बताना होगा कि कौन सी स्टेज में होते हैं। जल्दी बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। आपको इसका आंसर मिल भी चुका होगा कि कौन सी स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वे इक्वेटर पर होते हैं। जो इक्वेटर पर, जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया, ये क्या आपके पास हो गए, ये पोल आपके पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि कौन सी स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होंगे क्या होंगे, वे इक्विलेटर प्लेट पर होंगे। किस पर होंगे, इक्विलेटर पर होंगे। तो ध्यान रखना है, आपके पास में जो स्टेज है वो होती है आपकी मेटाफेज होती है। कौन सी होती है आपकी, मेटाफेज होगी। मेटाफेज में क्या होते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वे इक्विलेटर प्लेट पर क्या होते हैं, अलाइन होते हैं, यानी व्यवस्थित होते हैं। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या कहता है आपके पास में, 6 कह रहा है विच एंजाइम अनवाइंड द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ये कहता है जब डीएनए का हम रेप्लिकेशन करते हैं यानी प्रतिलिपिकरण करते हैं, तो उसमें कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है जो डबल हेलिक्स डीएनए जो है उसे खोलने का काम करता है। देखो आपका होगा लाइगेज। हमने कहा था, जब आप रेप्लिकेशन पढ़ाया तो लाइगेज क्या कर रहा था, लाइगेज दो जो डीएनए खंड है उन्हें जोड़ने काम करता है। तो वो तो होने वाला नहीं, आपके पास में हो गया है। दूसरा पास में है पॉलीमरेज हो गया,
फिर है हेलिकेज हो गया, फिर है प्राइमेज हो गया। देखिए जो डीएनए के, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, डीएनए के जो खंड हैं, ये फ्रेगमेंट जो हमारे पास होंगे, इनको क्या करना है, इनको एक दूसरे से अलग करने का जो काम करते हैं, वो जो आपका एंजाइम काम करेगा ना, जो वो एंजाइम काम करता है, वो एंजाइम कौन सा हो गया, वो होगा आपका हेलिकेज हो गया है। कौन सा हो गया, हेलिकेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, जो दोनों डीएनए खंड हैं, फ्रेगमेंट होंगे, मान लीजिए आपके डीएनए के ये हो गए हैं, जुड़े हुए हैं, इन दोनों क्या करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, तो क्या करेगा, इन्हें अलग करने का काम कौन करेगा आपका, वो करेगा आपका हेलिकेज करेगा। कौन करेगा, हेलिकेज। इसलिए ध्यान रखना है, जो हेलिकेज मतलब कि आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जिसमें आपके दो एंजाइम होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज, एक होता है आपका एक्सोन्यूक्लियेज। ठीक है, वो क्या आपके पास, वो आपका हेलिकेज ही है। तो पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम है जो क्या करेगा, डीएनए के दोनों जो फ्रेगमेंट है, यानी खंड होते हैं जिसे हम हेलिक्स कहते हैं, दोनों को अलग करने का काम जो करता है, वो कौन सा एंजाइम करता है, वो आपको बताना था। तो कौन सा करेगा आपका, वो करेगा आपका कौन सा, वो करता है आपका हेलिकेज करता है। क्या करता है, हेलिकेज करेगा। दस क्लियर है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देख जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है। ये कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। ये कहता है इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हमारे पास सबको ब्लड दे सकता है। देखो हमने आपको पढ़ाए थे, क्वेश्चन पहले कराए हैं। मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए बी हो जाता है। तो ये ओ इसको दे सकता है, इसको भी देगा, इसको भी देगा। बी ए से ले, बी ए से ले लेगा, बी से ले लेगा, ओ से ले लेगा। तो क्या पास में हुआ, ये कह रहा है कि किससे कौन सा है, दे सब कौन सकता है। देने वाली बात किसकी हो रही है, दे कौन रहा है यहाँ पे, ओ दे रहा है। कौन दे रहा है, ओ देता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन आ गया आपस में, वो ये हो गया। लेकिन एक बात हो, ब्लड में क्या होते हैं आपका, निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो ध्यान रखना है, सबके पास में एक के पास निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो इसमें जो ओ निगेटिव है वो सबको दे सकता है। क्या करेगा, जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, वो ध्यान रखना, वो सबको ब्लड दे सकता है। इसलिए ओ निगेटिव आपका यूनिवर्सल होगा। लेकिन यदि आपको निगेटिव पॉजिटिव ना दिया जाए तो उस समय कहेंगे आप क्या कहेंगे, उस समय कहेंगे आप कि ओ जो होता है वो जो आपका यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। दस क्लियर तक का, ओके। तो ध्यान रखना चीजों के लिए, कौन सा ब्लड ग्रुप आपका कौन सा किसी में काम आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले ये कि यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा समझा देंगे। जब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आए तब तक हम आगे नहीं चलने वाले। यदि कोई क्वेश्चन आपका है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई डाउट हो तो आप हम पूछ लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। ओके, चलिए तब तक का क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या कह रहा है पास में, 8 कहता है कि विच प्लांट हार्मोन प्रमोट फ्रूट राइपिंग। फ्रूट राइपिंग यानी मतलब क्या कह रहा है, जो फल होते हैं, फलों को पकने के लिए कौन सा हार्मोन होता है वो जो रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, फिर चलता पास में है इथाइलिन है, जिबरेलिन है। तो ध्यान रखिए, पूछा गया है फलों के पकने के लिए, फलों के पकने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है ना, वो होता है आपके पास में इथाइलिन होता है। कौन सा होता है, इथाइलिन आपके पास में हार्मोन वो है जो क्या कहता है पास में, जो फल होते हैं फल को पकाने में हेल्प करता है। जहां आपके पास साइटोकाइनिन आपके पास में होगा, जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन करने के लिए आपका साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है आपका वो रेस्पॉन्सिबल होता है। दर्शक यहां तक का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 कह रहा है आपके पास में कि विच स्ट्रक्चर इज इन क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। ये कह रहा है आपके पास में कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो फोटोसिंथेसिस की क्या करेगी, जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन आपके हैं स्ट्रोमा, दूसरा थाइलेकॉइड, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा क्रिस्टेई। तो ध्यान रखें, आप बताइए मुझे कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सी स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बताइए जल्दी 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 आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स में करके, जितने आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि इसका आंसर ये होगा। तभी हम मालूम हो पाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और बाद में हमें जरूर बताएं कि आपने पूरी जो सीरीज है उसमें कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कितने आपके रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, तो जो आपकी क्लोरोप्लास्ट होता है
क्लोरोप्लास्ट के कौन भाग हैं जिसमें कि लाइट रिएक्शन होती है, तो ध्यान रखना है उसका वो किसमें होते हैं, वो होते हैं आपकी थाइलाकोइड में होते हैं। किसमें होते हैं, थाइलाकोइड में ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। या ये कहें कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है पास में, वो आपकी थाइलाकोइड पार्ट में होती है। कहाँ होती है, थाइलाकोइड। पूछा गया कई बार, पूछा गया क्वेश्चन में, नीट में बहुत बार आ चुका है कि बताइए कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके कौन से पार्ट में लाइट रिएक्शन होती है, तो किसमें होगी, वो होगी आपके थाइलाकोइड में होगी। किसमें होगी, थाइलाकोइड में होगी। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 कह रहा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। जो किडनी होती है, किडनी की जो फंक्शनल यानी क्रियात्मक जो यूनिट है इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, एल्वेओली है, या चौथा आपका दिया गया है ग्लोमेरुलस है। क्या है, ग्लोमेरुलस। देखो बात किसी का भी है, किडनी की बात कर रहे हैं। किडनी के देखो ध्यान से, किडनी के हमारे पास दो पार्ट हैं, एक आपका ग्लोमेरुलस हो गया, एक होगा आपका नेफ्रॉन हो गया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना आपस में जो आपके न्यूरॉन्स हैं ये आपका नर्व सिस्टम का होगा, एल्वेओली आपके लंग्स की हुई हैं, तो दोनों तो आपके होने वाली नहीं है। बचे कौन आपस में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है। तो आपको बताएं जो किडनी होती है, किडनी जो की जो फंक्शनल यूनिट होती है ना, वो आपकी नेफ्रॉन होते हैं, क्योंकि हर एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन, कितने, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। और दोनों किडनी कितने हो गए, 2.4 मिलियन हो गए हैं। लेकिन पूछा क्या गया, कि आपसे पूछा गया आपके पास में कि ये किडनी है, ठीक है। तो किडनी जब पास होगी, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है कौन होती है, नेफ्रॉन होती है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, वो आपके होते हैं 1.2 मिलियन होते हैं, ठीक है। क्लियर तक का। नाउ क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 बात चलते हैं। ये कह रहा है कि विच एंजाइम इन सलाइवा डाइजेस्ट प्रोटीन। ये कहता है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो ध्यान रखें कि ये सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम होता है जिसका कारण से स्टार्च यानी जो मांड होता है, जो मांड है वो डाइजेस्ट होता है। उसे करने के लिए आपका एक एंजाइम है जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम हो गया क्या, एमाइलेज हो गया है। क्या हो गया, इसका नाम हो गया एमाइलेज। यानी एमाइलेज वो एंजाइम है जो क्या कहता है, सलाइवा में पाया जाता है, और स्टार्च जो होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। बस क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 12 बात करें। 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 कह रहा है विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स। देखिए यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है आपका फ्रूट्स होता है, एक होती है आपकी सीड होता है। तो पूछे आपसे गया है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो सीड में उसमें फ्रूट से बदलता है, फल में बदलेगा। देखो पहले बात है सीड की। सीड जो बनाता है पास में, वो बनाता है आपका ओव्यूल बनाता है। क्या बनाता है, ओव्यूल बनता है, ठीक हो गया। बात किसकी कर रहे हैं, फ्रूट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है जो फ्लावर का पार्ट आपके पास में हो गया, जो क्या करता है, फ्रूट के यानी फल के बनाने में हेल्प करता है, या फल बनता है, या ऐसे कह दो कि फल के रूप में चेंज होता है, वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका ओवरी होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं अंडाशय कहते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, ध्यान समझिए। 13 क्वेश्चन कहता है, प्रश्न कह रहा है कि विच ऑर्गेनिज्म इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। देखो रेप्टाइल और बर्ड्स यानी पक्षी और जो सरीसृप होते हैं उनके बीच की जो कड़ी है, या कह दें कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, किसकी हो, रेप्टाइल्स की भी हो, बर्ड्स की भी हो। तो ध्यान क्या आपको पेरिपेटस की बात करें, बेरेनग्लोसिस की बात करें, लंग फिश की बात करें, देखो ये भी आपके पास में है। लेकिन जो आपका कौन है, आपका जो आर्क्योप्टेरिक्स है, कौन है, जो आपका आर्क्योप्टेरिक्स है ना, वो क्या होता है, वो आपका बर्ड्स एंड रेप्टाइल दोनों के बीच की क्या होती है, कनेक्टिव लिंक होती है। आप इसमें क्यों, क्योंकि इसकी मिलने वाली बीक क्या होती है, जबकि बीक मिलेगी आपके पास में वो बर्ड्स की टाइप होती है। फीदर पंख मिलते हैं, बर्ड्स टाइप होते हैं। लेकिन ये बीच में क्या होता है, टीथ होते हैं, दांत होते हैं। ये कैसे होता है आपस में, वो रेप्टाइल की तरह के होते हैं। तो ये कहा जाता है आपस में ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी आपकी होती है जो पाई जाती है। इस कारण से ये कहा जाता है आपस में कि जो आर्क्योप्टेरिक्स है ना, आर्क्योप्टेरिक्स है, वो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की क्या होती है, कनेक्टिव लिंक होता है। ठीक है, ध्यान रखें चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना है, 14 कहता है पास में विच स्ट्रक्चर सेंसरी प्रोटीन की कौन सी आप पास में स्ट्रक्चर है
कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करती हैं, बताइए जल्दी कि कौन सी स्ट्रक्चर होगी जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। ऑप्शन है राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल। देखिए तो हम बताएं आपको, सेंट्रियोल सेल डिवीजन कर रही है, गोल्गी बॉडी प्रोटीन बनाती है, सही बात है, लेकिन सिंथेसाइज तो करेगी लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते थे प्रोसेस में, ये पार्टिसिपेट करती है। लाइसोसोम्स के पास क्या होती है, सुसाइड बैग कहते हैं, क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। हो गया, ये प्रोटीन तो की बना रही है। रही आपके पास में राइबोसोम्स, ये प्रोटीन बनाती है और गोल्गी बॉडी बनाती है। ठीक, तो क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए तो ध्यान रखना है वो सेल ऑर्गेनल्स प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं हम लोग, वो कहते हैं हम लोग राइबोसोम्स को कहते हैं। किसे कहते हैं, राइबोसोम्स को। तो क्या कहेंगे, जो प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा पास में वो कहाँ होता है, वो तो आपका राइबोसोम्स में होता है। 10 क्लियर है। क्वेश्चन बनने चलते हैं, 15 पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जैसे कि हमने पहले ही कहा था पास में, यदि आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज के जो क्वेश्चन होंगे, जो आपके 90 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये आपके बहुत ही खास क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें लगभग आप 60 से 65 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान से समझना होगा, क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आप इन्हें समझ पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विच हार्मोन्स कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, कि वे कौन सा हार्मोन्स होता है जो क्या कर रहा है आपके पास में, जो ब्लड में शुगर के लेवल को, जो डायबिटीज होती है, मधुमेह जिसे हम कहते हैं, उसे कंट्रोल करता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। देखो अपनी बातें करें, एस्ट्रोजन आपका ओवरी से होने वाला है, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से होने वाला है। जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन्स है, ये आपकी किडनी जो कह दो या आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उससे सेक्रेट होता है। ठीक है। रही बात करें हम इंसुलिन की, ये किससे होता है आपका, ये होता है आपका पैनक्रियाज से होता है। किससे होता है, पैनक्रियाज से, क्योंकि पैनक्रियाज में मिलने वाली लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट, जिसे हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, उनसे सेक्रेट होता है। बात किसकी कर रहा है, शुगर की बात कर रहा है। ठीक है। शुगर कब बनता है बॉडी, जब हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाए या बहुत कम बनने लगे, तब क्या होता है, शुगर एंड डायबिटीज होती है। तो क्या होगा, इंसुलिन ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। और एक बात और, यदि इंसुलिन बॉडी नहीं बना रही है तो फिर क्या करते हैं, इंसुलिन जो इंजेक्शन होते हैं हम देते हैं, और जो इंसुलिन हम क्या कहते हैं ना प्राप्त करते हैं, वो करते हैं फंगस से, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पूछा गया कई बार ये बताइए जो इंसुलिन होते हैं किससे लेते हैं, वो लेते हैं पेनिसिलियम नोटेटम में फंगस होता है, उससे क्या करते हैं, इसको हम पेनिसिलिन के फॉर्म में क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। फिर इसे बैक्टीरिया की हेल्प से क्या करेगा पास में, इसे इंसुलिन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16 कह रहा है पास में, क्वेश्चन 16, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन, कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो वाष्पोत्सर्जन यानी प्लांट से पानी के बाहर निकलने के लिए रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होता है। ऑप्शन में रूट, स्टेम, स्टोमेटा, फ्लावर। देखिए हम जानते हैं कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो किससे होता है, वो होता है किसके थ्रू, लीफ के थ्रू होता है। सीधी बात है, पत्ती द्वारा होगा ना लीफ के। अब ये बताइए कि जो पत्ती है, लीफ है, ठीक है ना, उसमें इन चारों में से कौन सा पार्ट है जो लीफ में पाया जाएगा। क्या रूट होगा, बिल्कुल नहीं। स्टेम होगा, नहीं। फ्लावर होगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन सा होगा पास में, बोलिए। फिर होगा आपका स्टोमेटा। क्या होगा आपका, स्टोमेटा, जिसे हम सेरम भी कहते हैं। तो क्या होता है, जो आप प्लांट में ट्रांसपीरेशन होता है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कौन, वो होगा स्टोमेटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 आप हमें कमेंट करके जो बताते हैं कि आप क्वेश्चन कौन से सही है कौन से गलत है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बाद जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जो आपको उसमें सही लगे उसका आप कमेंट करके हमें जरूर बताते रहें, या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखते हैं कि आपका इसका आंसर कौन सा सही होना चाहिए, और फिर चेक कीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है।
ठीक है, चलते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन क्लॉटिंग। देखो ये कहता है ब्लड में मिलने वाले कौन से कंपोनेंट होते हैं जो रक्त का थक्का जमने, मतलब कि तो पहले ही कहा आपके पास में है कि जो चोट लग जाती है, चोट लगने पर ब्लड के रुकने में जो सहायक होते हैं कौन सा होता है, वो आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर आपके दिए जाते हैं, ऑप्शन आपके हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसमें से होगा जो आपको हेल्प करता है। देखो चारों कंपोनेंट किसके हैं, ब्लड के हैं, लेकिन चोट लगने पर जो एक कंपोनेंट है जो क्या कहता है ब्लड के बहने को रोकता है, और वो है जिसमें कि आपका विटामिन के पाया जाता है। क्या मिलता है, विटामिन के मिलता है। और विटामिन के किससे मिलता है, वो मिलता है आपका प्लेटलेट्स से मिलता है। किससे मिलता है, प्लेटलेट्स में। इसलिए प्लेटलेट्स क्या होती है, जो ब्लड की क्लॉटिंग है उसमें ये हेल्प करती है। ठीक है, अब चले क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। एक बात और, हमने नीट एग्जाम संबंधी 2026 से संबंधित वीडियो क्वेश्चन की अपने चैनल पर पहले भी अपलोड की हुई है। यदि आप चाहते हैं कि अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो चैनल पर दी गई वीडियो को आप जरूर देखिए। वैसे मैं इस वीडियो लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक जरूर डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाके देख लीजिए, या आप चैनल पर डायरेक्ट जाके अपने टॉपिक संबंधी जो वीडियो है आप चैनल पर जाके वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 18 कहना है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आईज, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आईज कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मतलब क्या कहता है कि हमारी जो आंखें होती हैं, आंखों का वह कौन सा पार्ट है कि जो आंखों पर जो रोशनी आती है ना, रोशनी को केवल उतना ही अंदर जाने देगा जितने की हमारी आंखों के लिए लाभदायक है। यदि अधिक रोशनी होगी तो क्या कहती है, आंखें तुरंत बंद हो जाती है पास में, यानी कंट्रोल करता है, सीधी कहते हैं पास में। जैसे मान लीजिए रात के समय आपका होता है सामने लाइट लगी आंखों पे, तो क्या करेंगे, वो इतनी तेज लाइट होता है कि आपकी आंखें कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए क्या होती है, वो बंद हो जाती है। देखो कौन सा पार्ट आंखों का है जिसे इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन आपके है रेटिना है, इरिस है, कॉर्निया है, या लेंस है। तो देखिए हम आपको बताएं कि आंखों का आंख का पार्ट जो अधिक लाइट आने से रोकता है आंखों में, वह आपका कौन होता है, वो होता है आपका इरिस होता है। क्या होता है, इरिस होता है। इरिस क्या करेगा कि हमारी आंखों में यदि लाइट अधिक आ रही है तो उसे कंट्रोल करने का काम यही करता है। कौन करता है, वो इरिस करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 क्या कह रहा है आपके पास में, 19 कहता है विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये कहता है कि आप प्रश्न में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा में कौन सा विटामिन, जो हमारी स्किन होती है ना, खाल या त्वचा कहते हैं, उसमें कौन सा विटामिन बनता है। या ऐसे कह दो, फोटो समझिए कि जो धूप होती है सनलाइट, उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन आपके हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी बताइए कौन सा होता है इसमें। जो आप क्या कहते हैं, जो आप सूर्य के प्रकाश से धूप से प्राप्त करते हैं। तब तक आपको बताएं, देखिए जो आपका विटामिन ए है, इस कारण से आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी में आपका नाइट ब्लाइंडनेस यानी कम भी होता है। या ऐसे कह दो कि आपकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है, जिससे कि आप आंखों से कम दिखता है। विटामिन डी आपके पास रहेगा, वैसे डिफरेंटेड होती है, लेकिन विटामिन डी कमी से सबसे मेन आपकी बॉडी में एनीमिया रोग होता है। क्या होता है, एनीमिया, यदि खून का बनना कम हो जाता है। विटामिन सी की हम कमी देखें आप पास में देखें तो इसी कमी से ये होता है कि आपके दांत जो होते हैं, दांतों के जो मसूड़े हैं उनसे खून आने लगता है, उनमें दर्द रहता है और दांत काफी कमजोर हो जाता है, पास में रहते हैं। विटामिन डी आपके पास रहेगा, ये आपके ज्यादा सूखा हो जाता है, जिससे बॉडी के अंदर कैल्शियम या दर्द जो आपके पास होते हैं बॉडी में, ये काफी कम बनने लगते हैं। ठीक है, तो बताइए कि आपका कौन सा विटामिन है जो आप धूप से लेते हैं। तो ध्यान रखें वो होता है आपका विटामिन डी होता है, जो आपके धूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 तक चलते हैं। 20 क्या कह रहा है आपके पास में, 20 कहता है विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये कहता है कि इसमें कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ध्यान रखें जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना, जैसे पास में हो गई मीथेन हो गई है, ठीक है, आपकी होती है अदर गैसें होती है, उसी प्रकार ध्यान रखना आपस में एक गैस और है जो क्या करती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जितनी वो बढ़ती जाएगी
उतना क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अधिक बढ़ता जाएगा। कहते सुना हुआ आपने कि ओजोन होल हो गया है। ओजोन होल उसी गैस का जो होता है, वैसे तो आपका CFC होता है, ये भी आपके पास में हुआ, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ में आपकी एक गैस और आपके पास रहेगी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कि जितनी हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी उतना क्या होगा, पोल्यूशन अधिक होगा, गर्मी अधिक होगी, और जो ओजोन लेयर है उतनी वो कम होती जाएगी, यानी पतली होती जाएगी। जब ओजोन लेयर क्या होता है, थीन होती है, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि ओजोन होल हो गया है। क्या हो गया है, ओजोन होल। होल नहीं होता है, बस ये होता है उस लेयर से क्या होता है, उस स्थान से जो ओजोन लेयर है वो काफी थीन यानी पतली होने लगती है, जिसे कहते हैं ओजोन होल हो गया। ठीक है, और चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 कहता है विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज नोन एज अ लॉन्गेस्ट। तो क्वेश्चन सबसे मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपोर्टेंट है। ये कहता है कि माइटोसिस की जो माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस में कौन सी स्टेज सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन आपके हैं क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। देखो आपकी मेटाफेज शॉर्ट होती है, इतनी लॉन्ग नहीं होती, ध्यान सुनना। बट मोस्टली का जो ऑप्शन जाता है वो मेटाफेज तक जाता है कि मेटाफेज होगी लॉन्गेस्ट। ध्यान रखिए माइटोसिस में नहीं होती क्योंकि ये शॉर्ट स्टेज होती है। कौन सी मेटाफेज, ध्यान रखना है, पूछ रहा है कि शॉर्ट स्टेज कौन सी है, तो मेटाफेज आपके पास हो गई है। यहाँ बात करें लॉन्गेस्ट की बात करें तो ध्यान रखना लॉन्गेस्ट जो आपकी स्टेज होती है ना, वो होती है आपकी प्रोफेज होती है। कौन सी होती है, प्रोफेज, जैसे कि हम पूर्व अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व अवस्था या प्रोफेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है पास में, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स। कि जो आपका न्यूरॉन्स होता है ना, न्यूरॉन्स का वह कौन सा पार्ट है जो क्या कहता है, जो सिग्नल्स है उनको रिसीव करता है। सिग्नल देखिए, यहाँ समझिए, पहले तो हम बताते हैं, प्रोसेस बिल्कुल रफली बताते हैं। इस तरह की आपने स्ट्रक्चर देखी थी, न्यूरॉन्स की होती है ना, जैसे ये यहाँ उसके ये होगा पास में, ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई, ये आपके होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रिटिस कहते हैं। यहीं से क्या पास में, यहीं से आपका एक न्यू न्यूरॉन इनसे अटैच होगा। तो अब जब अटैच हो रहा पास में हो रहा है, तो अब बताइए कि जो एक न्यूरॉन्स के सिग्नल्स हैं, कहाँ रहे सिग्नल, इसमें आ रहे हैं। तीसरी कौन का था आपके पास, डेटा कौन आपका हो गया, डेंड्रिटिस हो गए। कौन से हो गए, डेंड्रिटिस हो गए। तो क्या रहेगा आपके पास में, इसका जो सही आंसर आपका होगा ना, वो आपका होगा डेंड्रिटिस होंगे। क्या होंगे, डेंड्रिटिस। क्या कहते हैं कि जो न्यूरॉन होता है उसमें सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करते हैं, आपके डेंड्रिटिस करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही माना जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 23 क्या कह रहा है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल इन ह्यूमन। देखो जो बाइल जूस है ये कौन सा करता है, बाइल जूस आपका वो करता है जो कि आपके बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। अब समझिए, देखो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बॉडी के मात्र, बताइए। ऑप्शन आपके चार में दिए गए हैं, लीवर है, गॉलब्लैडर है, पैनक्रियाज है, स्टोमक है, ठीक है। और ग्लैंड क्या होती है पास में, जो हार्मोन सेक्रेट करती है, ठीक बात है, वही तो होती है ग्लैंड आपके पास में होती है। तो बताइए कौन सी आपके पास होंगे। देखो वो जो आपका आंसर वही रहेगा, ध्यान रखना, वही आप क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। तो ध्यान रखें जो बाइल जूस सेक्रेट होता है, ये आपकी लार्जेस्ट जो आपके पास ग्लैंड होता है पास में, वो आपकी क्या है, वो आपकी लीवर यानी यकृत होती है। कौन होती है, यकृत यानी लीवर होती है। तो लीवर क्या हुआ, लीवर से जो बाइल जूस आपका है वो सेक्रेट होता है, यानी प्रोड्यूस होता है। क्लियर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये कह रहा पास में विच सेल ऑर्गेनेल्स मॉडिफाइड एंड पैकेजिंग प्रोटीन। ये कहता है कि कौन सा ये कहते हैं कि कोशिका का कौन सा अंग है जो प्रोटीन को संशोधित यानी मॉडिफाई करने, क्या करने, मॉडिफाई करने और पैक करने का काम करता है। ऑप्शन आपके हैं राइबोसोम्स, गाल्गी एपेटस यानी गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बात करते हैं, पीछे हमने कहा था पास में भाई राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री आपके पास हो गया है, सही बात होगी। गोल्गी एपेटस प्रोटीन बनाता है, सही बात है। लाइसोसोम्स क्या होता है, सुसाइड बैग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी कोशिका का ऊर्जा घर होता है। यहाँ बात किसी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मॉडिफाइड एंड पैकेजिंग बात कर रहे हैं, किसी प्रोटीन बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपका होता है वो होता है आपका कौन होता है, होता है गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी एपेटस होता है। 10 तक का। तो ध्यान रखने चीजें, देखो एक क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन हुए।
भाई क्या कर रहा है, मॉडिफाइड पैकेजिंग कौन कर रहा है, आप कर रहा है, गोल्गी बॉडी करता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, इस राइबोसोम्स को। सुसाइड बैग किसे कहते हैं, लाइसोम्स को। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए कि वही 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। रेस्ट क्लियर है, तो ध्यान रखें। आज चलते हैं अपने लास्ट से, आज लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि यदि अब सभी क्वेश्चन कराएंगे आज हम, तो ध्यान रहे वीडियो काफी लंबी हो जाए जिससे आप भी बोर हो सकते हैं। इसलिए हम इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी आगे जो क्वेश्चन रहेंगे, यदि 26 से 90 क्वेश्चन हम जो कराएंगे, वे आपको हम नेक्स्ट जो वीडियो हम कल लेके आएंगे, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको हम कराने वाले हैं। इसलिए आज का केवल आपका लास्ट पार्ट है, जिसमें कि हम आज ये लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। दैट्स क्लियर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की आज के लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। देखो इसका आंसर मैंने शायद पीछे दिया था, अभी आज की वीडियो में दिया है। इसका देखो भाई ऑप्शन दूंगा, लेकिन इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसमें कौन सा आंसर इसका सही होगा। ये आपका वर्क होमवर्क के लिए होगा प्रश्न, या कहते हैं ये चेक करने के, लेकिन आपने वीडियो को कितना ध्यान से देखा है, क्योंकि इसका आंसर हमने आपको आज दिया था पीछे जब क्वेश्चन आपको कराए थे। लगभग 15 से 20 के बीच में हमने क्वेश्चन कराए हैं, उसमें इसका आंसर हम दे चुके हैं। अब ये चेक करना कि आपने पूरी वीडियो को कितने ध्यान से देखा है, कितना समझा है, ये चेक करने के लिए हम ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहे हैं। ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन आपका हो गया, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिबेलिन है या इथाइलिन है। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क आज का, जिसमें आप हमें खुद बताएंगे कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा, कौन सा हार्मोन होता है जो कि सेल डिवीजन के लिए, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। आशा है कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, और जिसने वीडियो को ध्यान से देखा है, क्वेश्चन ध्यान समझे हैं, वो इसका आंसर अभी दे चुके हैं कमेंट में। ठीक है, या बाद में ध्यान से कोई नहीं है, आप वीडियो फिर बात देखिए और चेक कीजिए कि हमने इसका आंसर आपको कहाँ दिया था, कि कौन सा हार्मोन्स है जो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये रहा आपका आज का होमवर्क। और ध्यान रहे, हम जैसे पहले कहा है कि हम नीट की जो बहुत सी क्वेश्चन की वीडियो है, जो इंपोर्टेंट वीडियो है क्वेश्चन की, वो हम पहले भी लेके आए हैं। लेकिन ये वीडियो हमारी क्या चल रही है, ये हमारी वीडियो वो चली हुई जिसमें कि हम अब पूरा वादा कर रहे हैं कि लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपके जो आने वाला नीट 2026 एग्जाम है उसमें आपके जरूर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा, और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जो देखना, जो भी वीडियो हम लेके आए हैं, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, उन्हें आप ध्यान से करते रहिए, तभी आप अपनी जो एग्जाम है उसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट यानी पहली बार में क्लियर कर सकते हैं। ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन आपको हमारे अकॉर्डिंग जो टॉपिक कराए जाएंगे उन्हें आपको ध्यान से करना होगा। यदि ध्यान से करते हैं तो क्या होगा, हम पूरा वादा करेंगे कि आपका जो एग्जाम है पहले अटेम्प्ट में ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, एक बात और फिर कहता हूँ, जितने हमने क्वेश्चन आज कराए हैं उसमें से आप हमें क्वेश्चन जो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन खुद की हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि आपको मालूम हो जाए और हमें मालूम हो जाए कि आप कि जो ये क्वेश्चन है कितने आपने किए हैं, कितने आपसे आते हैं और कितने आपसे नहीं आते हैं। ठीक है, आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। आप अपने जो नीट संबंधी प्रिपरेशन है उसे आप करते रहिए, ये हमें आशा है। चलिए टेक केयर।